Hello students, welcome to early update. We are going to discuss our first unit of cost accounting semester 4. Okay, so in that session we are going to discuss basic information related to cost accounting, like its definition, nature, scope, significant functions, cost center, cost and its elements, system of ascertainment of cost, control of materials, labor and overhead, allocation, apportionment and absorption of overheads. सो लेट्स बिगिन अवर सेशन। इन सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रो, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है बेसिकली हम कह सकते हैं इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग इन अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर for the determination of the cost of product or service and for the presentation of suitably arranged data for purpose of control and guidance of management. So cost accounting में क्या होता है कि जो डेटा है, जो कॉस्ट होता है वो डिटरमाइन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर है अप्रोप्रिएट एलोकेट किया जाता है, क्लासीफाई, रिकॉर्ड किया जाता है प्रोडक्ट या सर्विसेज का कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए, और उसको जो है सुटेबली अरेंज डेटा में प्रेजेंट करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इसमें जो है सबसे पहला ये होता है कि हर एक ऑर्डर, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, सर्विस यूनिट, उसका कॉस्ट असरटेन किया जाता है अप्रोप्रिएट बेसिस पे, ठीक है, विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस तरह से कॉस्ट होता है। सो इसकी एक डेफिनेशन दी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन ने, that cost accounting is the process of accounting for the cost which begins with the recording of income and expenditure and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling costs. So उन्होंने कहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया जाता है वहां से उसकी शुरुआत होती है, और ये ख़त्म तब होता है जब पीरियडिकल स्टेटमेंट्स बन जाते हैं और रिपोर्ट्स बन जाती हैं कॉस्ट को असर्टेन और कंट्रोल करने के लिए। सो ये हुआ बेसिकली कॉस्ट। तो इसकी दूसरी डेफिनेशंस भी दी गई हैं, तो वो मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड की हैं, आप वहाँ से देख लेना। सो बेसिकली मतलब कॉस्ट यही होता है, जो है कॉस्ट हम कह सकते हैं जहाँ पे कॉस्ट पता किया जाता है अलग अलग चीज़ों का, एक सिस्टम होता है, और इसलिए उसका मकसद होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का कि वो कॉस्ट को जान के उस कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब बात करें तो इसके नेचर की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसका नेचर क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली इसको एक ब्रांच ऑफ नॉलेज कहा गया है, क्योंकि जैसे कि ये एक ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंट का। सो कॉस्ट अकाउंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज का है, क्योंकि ये खुद एक डिसिप्लिन है सेल्फ में, और ये ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके खुद के प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस होते हैं, और ये जो प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हैं वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं। देन कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ साइंस। सो कॉस्ट अकाउंटिंग को एक साइंस कहा गया है क्योंकि एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग से ही रिलेटेड नहीं बल्कि एक वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि लॉ, ऑफिस, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, डेटा प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, मटेरियल कंट्रोल। सो जो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको ये सारी फील्ड के बारे में इंटीमेट, डीप नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कैरी कर सकते हैं। तो बट ये हम नहीं कह सकते ये परफेक्ट साइंस है, बट हम नेचुरल साइंस से कह सकते हैं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग एक आर्ट है इस सेंस में, क्योंकि जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसको प्रिंसिपल, मेथड्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, उसके लिए एबिलिटी और स्किल चाहिए होती है बहुत सारी मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो ये प्रॉब्लम जो होती है इसमें असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट होता है, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, असरटेनमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी। देन कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन। रिसेंट ईयर में देखें तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन बन चुका है जो कि बहुत चैलेंजिंग है। ये दो फैक्ट से एविडेंट है। फर्स्ट की जो है बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज सेटअप की गई हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन इंडिया ICMA, और दूसरा USA में, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स UK में। सो ये प्रोफेशनल बॉडीज ने जो है, जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में है, वो
जो है जो बढ़ती जा रही हैं, तो वो एक ग्रोइंग अवेयरनेस है ऑफ कॉस्टिंग प्रोफेशन अमंग द पीपल। सेकेंडली, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उन्होंने इन इंस्टीट्यूट्स में एनरोल किया है कॉस्टिंग डिग्री लेने के लिए और मेंबरशिप लेने के लिए, जिससे कि वो फ्यूचर में लिवलीहुड अर्न कर पाए। तो इससे पता चलता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोफेशन बन चुका है। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप, वी कैन से कि वर्क एरिया, हर एक फील्ड ऑफ एक्टिविटी में स्कोप अलग अलग होता है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक्टिविटी का कॉस्ट डिटरमाइन किया जाता है, और ये जो डेटा होती है वो बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल जो है जो मैनेजमेंट है उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे इसका स्कोप। तो सबसे पहले कॉस्ट डिटर्मिनेशन, ये फर्स्ट स्टेप होता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या एक्टिविटी का कॉस्ट डिटरमाइन किया जाता है। ये क्रिटिकल एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, और जो तीनों एक्टिविटीज, जो बाद की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस पे ही डिपेंड होती हैं, जैसे कि कॉस्ट रिकॉर्डिंग। सो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, उसकी सब्सिक्वेंट पोस्टिंग होती है लेजर में। सो कॉस्ट रिकॉर्डिंग जो होता है वो इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल सिस्टम हो सकता है, उसके लिए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखी जाती हैं कॉस्टिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। देन कॉस्ट एनालाइजिंग, सो यहाँ पे जो है कॉस्ट इंफॉर्मेशन है उसका क्रिटिकल इवोल्यूशन किया जाता है मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। और यहाँ पे मीनिंगफुल कॉस्ट एनालिसिस होता है जो कि लार्जली जो है जो कॉस्ट फाइंडिंग मेथड जो यूज की गई है कॉस्ट अकाउंटिंग में उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। देन कॉस्ट रिपोर्टिंग, सो यहाँ पे जो है कॉस्ट डेटा को रिपोर्ट करा जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। और इन ऑर्डर टू यूज, मतलब कि इस कॉस्ट इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंटली यूज करने के लिए जो मैनेजर्स हैं उनके पास डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की गुड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें तो जो है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो बहुत सारे फंक्शंस इसके होते हैं, जैसे कि जो है ये जो है किस लिए यूज़ किया जाता है एज अ गाइड टू प्राइस फिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट। जब भी प्राइस फिक्सिंग की जाती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है। देन टू डिस्क्लोज सोर्स ऑफ वेस्टेज, यानी जब प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे कौन सा सोर्स ऑफ वेस्टेज है तो वो जानने के लिए। देन टू रिवील सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन से इकोनॉमी के सोर्सेज हैं वो रिवील करने के लिए। देन और एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ स्टोर एंड मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। देन जो है एक कंट्रोल रखने के लिए ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देन जो है टू असरटेन प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट को कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है हर एक प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए, उसके लिए भी यूज़ होता है। देन फॉर कॉस्ट रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि बिजनेस एक्टिविटी प्लानिंग एंड कंट्रोल फैसिलिटेट करने के लिए। देन जो है टू सप्लाई टाइमली इंफॉर्मेशन, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं तो उसके लिए टाइमली इंफॉर्मेशन सप्लाई करके जो है ये भी फंक्शन होता है। देन इंटरनल ऑडिट कंट्रोल सिस्टम जो है फैसिलिटेट करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं जिसके लिए जो है कॉस्ट अकाउंटिंग काम करता है। देन कॉस्ट अकाउंटिंग के सिग्निफिकेंस, वी कैन से इसके इम्पोर्टेंस या फ़ायदे क्या हैं। तो जैसे कि इससे क्या होता है कि कॉस्ट कंट्रोल एनहेंस होता है, मतलब कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर वो पहचाना जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वो इनएफिशिएंट एरियाज आइडेंटिफाई करके वहाँ पे बिजनेस जो है
कंट्रोल और कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। देन बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब कि डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके जो है कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को एड करता है इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में, जैसे कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, रिसोर्स एलोकेशन के लिए। देन इम्प्रूव्ड बजटिंग, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कॉस्ट कंपोनेंट्स के बारे में, तो इससे क्या होता है कि इम्प्रूव्ड बजटिंग प्रोसेस हो सकता है। देन और क्या होता है कि एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशंस यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है हर एक जो रिसोर्स यूटिलाइज किया जा रहा है उसकी एफिशिएंसी पता चलती है, और इससे जो इनएफिशिएंट रिसोर्सेज हैं उनको कम करके जो है अच्छी तरह से रिसोर्स एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है। देन इससे क्या होता है कि जो जो है कॉस्ट रिडक्शन होता है, क्योंकि जो चीज़ें जिनका कोई योगदान नहीं है उनको रिड्यूस करके कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। देन इससे क्या होता है कि जो है अच्छी तरह से मैनेज किया जाता है, मैनेज करने से जो है कॉस्ट रिड्यूस होता है, जिससे क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी इन्हेंस होती है ओवरऑल जो है बिजनेस की। एंड जो है इसकी हेल्प से जो है इसका फ़ायदा है कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उसके कॉस्ट जो होते हैं उसका डिटेल ब्रेकडाउन मिलता है, जिसकी वजह से जो है उसमें कितना कॉस्ट लगा है वो डिटरमाइन करके प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल मिलती है। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इससे क्या होता है कि अलग अलग लेवल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है, जैसे कि डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट्स की। देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सो यहाँ पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो डीप इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसकी हेल्प से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं, बिजनेस जो है उससे फोरकास्टिंग कर सकता है और फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग कर सकता है। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्यूरेसी, सो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जितने भी कॉस्ट है वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड हो और प्रॉपर्ली एलोकेटेड होने चाहिए। ठीक है, नाउ ये तो हो गया सिग्निफिकेंस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉस्ट सेंटर। सो कॉस्ट सेंटर क्या है? देखो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, तो अ कॉस्ट सेंटर इज नथिंग बट a separate department within a business to which costs can be allocated। सो जो कॉस्ट सेंटर होता है तो वो कुछ नहीं होता, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है बिजनेस का जिसको कॉस्ट एलोकेट किए जाते हैं, और ये जो डिपार्टमेंट है ये कोई जो है कोई किसी तरह का डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं करता, बट ये होता है बिजनेस के लिए डिपार्टमेंट कॉस्ट इंक्योर करता है। फॉर एग्जांपल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी या इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द बिजनेस के लिए अकाउंटेबल नहीं होते, लेकिन जो है वो कॉस्ट इंक्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो प्राइमरी पर्पस जो है कॉस्ट सेंटर का होता है कि जो है इन डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस ट्रैक करना और उसके ऊपर जो है इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल रखना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैनेजरियल अकाउंटिंग और बजटिंग का इंटीग्रल पार्ट है। सो कॉस्ट सेंटर हम कह सकते हैं वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कोई रेवेन्यू या प्रॉफिट फॉर द कंपनी जो जनरेट होता है उसमें इनका कोई योगदान नहीं होता, लेकिन जो है ये कंपनी जो है सेम टाइम पे ये कॉस्ट जो है इंक्योर करते हैं कंपनी को जो है ये डिपार्टमेंट्स ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं। ठीक है, वो सारे कॉस्ट जो है सेंटर में ही आते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉस्ट सेंटर।
सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सपेंस ट्रैकिंग। सो जो ये इट्स प्राइमरली जो है ये एक्सपेंस को एक्यूमुलेट और ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि किसी भी कॉस्ट सेंटर का जो है कितना एक्सपेंस हो रहा है वो जानने के लिए। देन नो डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन, मतलब कि जैसे कि प्रॉफिट सेंटर्स होते हैं उनकी तरह से नहीं, लेकिन जो है ये कॉस्ट सेंटर्स होते हैं जिनका रेवेन्यू में कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होता और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो मेज़र की जाती है कि इन्होंने कितने बजट में रह के कॉस्ट इंक्योर किया है। देन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सो ये जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इनको कंट्रोल करना और डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पेक्टिव जो मतलब ये अलग अलग जो कॉस्ट सेंटर्स हैं इनका जो है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए जो अलग अलग मैनेजर्स बनाए जाते हैं वो इनके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सो जो कॉस्ट होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, एलोकेट किए जाते हैं कॉस्ट सेंटर्स को जो है मोर प्रिसाइज कॉस्ट कंट्रोल एंड इफेक्टिव एनालिसिस के लिए। देन कैन बी अ डिपार्टमेंट और अ फंक्शन। सो ये जो कॉस्ट सेंटर है वो कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, या कोई फंक्शन या एक्टिविटी भी हो सकता है जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस। ठीक है, तो याद रखना जो कॉस्ट सेंटर होते हैं वो डिपार्टमेंट होते हैं जिनका कोई प्रॉफिट या जो है रेवेन्यू जनरेट करने में कोई योगदान नहीं होता, लेकिन ये जो है कंपनी के लिए कॉस्ट इंक्योर करते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे। ठीक है, तो अब बात करें तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। तो मेनली जो है कॉस्ट सेंटर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो होगा पर्सनल कॉस्ट सेंटर और दूसरा होता है इम्पर्सनल। तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर जहाँ पे जो है पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है कनेक्टेड होते हैं जब कॉस्ट डिटरमाइंड होता है। एग्जांपल सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, फोरमैन, ड्राइवर ऑफ अ डिलीवरी वैन, टाइम स्टडी इंजीनियर। तो ये पर्सनल कॉस्ट सेंटर हुआ। देन इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर में क्या होता है कि ये मतलब कि एन इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर वो होता है जहाँ पे कोई साइट, डिपार्टमेंट, प्लांट या मशीनरी से रिलेटेड होता है जैसे कि मशीन शॉप, सेल्स एरिया, माइलिंग मशीन। तो ये इम्पर्सनल आएगा। अब बात करें तो बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी, फंक्शनलिटी के हिसाब से देखें तो बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी तो किस तरह के कॉस्ट होते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, यानी कि जब कॉस्ट सेंटर जो है रियल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होंगे। यहाँ पे जो है स्पेसिफिक ऑपरेशंस जो हैं वो इंक्लूड करते हैं जैसे कि मशीनिंग, कंटिन्यूअस प्रोसेस। एग्जांपल वीविंग एंड डाइंग डिपार्टमेंट ऑफ अ टेक्सटाइल मिल, पेंट शॉप, वेल्डिंग शॉप, बेकिंग शॉप, फिर बेकरी की, देन केन क्रशिंग शॉप ऑफ द शुगर मिल। तो ये जो होते हैं ये प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में आते हैं। देन सर्विस कॉस्ट सेंटर, जो कॉस्ट सेंटर जो है वो जो सर्विसेज, जो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जो होते हैं उनको जो एंसिलरी या सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो जो होते हैं जो सेंटर्स उनको सर्विस कॉस्ट सेंटर्स कहेंगे। जैसे कि स्टोर्स डिपार्टमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस शॉप, कैंटीन टूल रूम, अकाउंट्स, पावर हाउस एक्सेट्रा। देन आएगा ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर। सो जो मशीन्स या पर्सन जो सिमिलर ऑपरेशंस करते हैं और जो है एक साथ
टुगेदर बॉट करते हैं, तो जिसको ऑपरेशन सेंटर कहते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, देन प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। तो जब मशीन्स और पर्सन्स को क्लासीफाई किया जाता है कोई स्पेसिफिक प्रोसेस या सीरीज या स्टेप ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से, तो उसको प्रोसेस कॉस्ट सेंटर कहते हैं, जैसे कि रिफाइनरीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, स्टील रोलिंग, ये सारे आएंगे प्रोसेस कॉस्ट सेंटर में। अब बात करते हैं तो कॉस्ट सेंटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट सेंटर्स, इनके फायदे क्या हो सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट एलोकेशन, यानी कि इससे क्या होता है कि करेक्ट डिपार्टमेंट या एक्टिविटी या उसको जो है अच्छी तरह से कॉस्ट एलोकेट किया जा सकता है। देन बजटिंग एंड कंट्रोलिंग, इससे जो है डिपार्टमेंट का बजट सेट किया जा सकता है, कॉस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। एंड इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी कि जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या जो मैनेजर्स होते हैं और तो उनकी जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जा सकती है बेस्ड ऑन कॉस्ट इफिशिएंसी। देन इससे क्या होता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि डिपार्टमेंट को जो है मोर कॉस्ट कॉन्शियस रहने में इनकरेज करता है और उनको जो है उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। देन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो इससे क्या होता है कि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं तो उसके लिए ये वैल्यूबल डेटा प्रोवाइड करता है, मतलब कि जिससे कि हम वो पोटेंशियल एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारे कॉस्ट सेंटर्स के फायदे होते हैं। ठीक है, अब बात करें कॉस्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट तो हमने देखा क्या है, तो अब हम कॉस्ट के एलिमेंट्स देखेंगे। तो मेनली जो है कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, अब वन बाय वन हम ये तीनों कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट की। तो मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट refers to the cost of commodities or substances used in process of manufacturing a product or carrying out a service. This includes raw material components and supplies needed for production. मटेरियल हम कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की गई है प्रोडक्ट या कोई सर्विस कैरी की गई, तो उसमें जो कमोडिटीज या सब्सटेंसेस यूज किए गए जो उसका कॉस्ट होता है, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। और जिसमें जैसे कि रॉ मटेरियल कंपोनेंट सप्लाईज जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है वो मटेरियल कॉस्ट में आएगा। अब बात करें तो इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल यानी कि जो डायरेक्टली प्रोडक्शन यानी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से डायरेक्टली उसके प्रोडक्शन से जान सके हम, जैसे फर्नीचर में टिम्बर जो यूज़ किया गया या कार मैन्युफैक्चरिंग में जो स्टील यूज़ की गई वो डायरेक्ट मटेरियल। देन इनडायरेक्ट मटेरियल यानी जो मटेरियल जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किए गए हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली उससे लिंक नहीं कर सकते, जैसे कि लुब्रिकेंट्स या क्लीनिंग सप्लाईज जो यूज़ किए गए फैक्ट्री में। तो ये सारे सभी जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को ये अपोर्शन करने होंगे, तो ये हुआ इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल कॉस्ट जो है उनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और मटेरियल कॉस्ट का इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो सब्सटेंशियली प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। देन दूसरा है लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट यानी कि जो लेबर
हम कह सकते हैं जो जो वर्क फोर्स इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो लेबर होता है। मतलब कि जो लोग काम करते हैं जब प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, तो जैसे कि एम्प्लॉयज़ उनको लेबर चाहे वेजेस सैलरीज फॉर्म में जो मिलता है या दूसरे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो लेबर कॉस्ट होगा। तो इसके भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी डायरेक्ट लेबर होते हैं और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर यानी कि ये जो है, जो वर्कर्स जो कि डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको डायरेक्ट जो है उनको जो है डायरेक्ट लेबर में रखा जाता है, जैसे कि असेंबली लाइन वर्कर्स। एंड दूसरा इनडायरेक्ट लेबर। सो जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होता है, बट डायरेक्टली वो कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में डायरेक्टली एंगेज नहीं होते, जैसे कि मेंटेनेंस स्टाफ एंड सुपरवाइजर, तो इनडायरेक्ट लेबर हुआ। सो लेबर कॉस्ट भी एक क्रिटिकल कंपोनेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन एफर्ट जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड है। तो एफिशिएंट लेबर कॉस्ट मैनेजमेंट जो है, उससे बेटर प्रोडक्टिविटी मिल सकती है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी। देन बात करें तो तीसरा जो है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, दैट इज ओवरहेड, ठीक है। थर्ड है ओवरहेड। सो ओवरहेड को इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है, या एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड नहीं होते, और जो है बट लेकिन जो है बिजनेस के ओवरऑल ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 होते हैं। जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि जो कॉस्ट जो है जो प्रोडक्शन फैसिलिटी चलाने के लिए जो ज़रूरी होते हैं, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, तो ये सब फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी कि जो कॉस्ट जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ऑफिस सैलरी, स्टेशनरी एंड लीगल फीस, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आते हैं। देन थर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यानी जो एक्सपेंसेस जो है इंक्योर किए जाते हैं जो प्रोडक्ट्स जो है वो सेल या कस्टमर तक डिलीवर करने में, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स कमीशन, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। सो ओवरहेड जो कॉस्ट होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के लिए, जैसे कि प्राइसिंग, बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, और ये जो है एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है अप्रोप्रिएटली टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर एक्यूरेट कॉस्ट डिटर्मिनेशन। अब बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिस्टम ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट किस तरह से असरटेन होगा उसके सिस्टम की बात करते हैं। सो द सिस्टम ऑफ ascertainment of cost refers to the methodologies and procedures used in cost accounting to determine the cost of a product, project और सर्विस। सो जो सिस्टम होता है असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कि हम कह सकते हैं मेथड्स या प्रोसीजर जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ करके किसी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट या सर्विस का कॉस्ट डिटरमाइन किया जाता है, उसको कहेंगे सिस्टम ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। और ये जो सिस्टम होते हैं इसमें बहुत सारी अकाउंटिंग टेक्निक्स और टूल्स यूज़ किए जाते हैं एक्यूरेटली कॉस्ट एलोकेट और कैप्चर करने के लिए। और इसका प्राइमरी गोल होता है कि डिटेल कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। सो जो सिस्टम है वो वाइडली जो है डिफरेंट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग, लेकिन इसके कुछ सेवरल की कंपोनेंट्स हैं।
so that we will see. तो जैसे कि कॉस्ट एक्यूमुलेशन मेथड्स, कॉस्ट एक्यूमुलेशन मेथड्स, इसमें क्या होता है कि जो है कॉस्ट डेटा कलेक्ट करने के लिए जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे कि कॉस्ट एक्यूमुलेट किए जाते हैं थ्रू डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइसेस, टाइम शीट, मटेरियल रिक्विजिशन। और ये मेथड जो एक्यूमुलेशन की होती है वो टाइप ऑफ कॉस्ट पे निर्भर करती है। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट जो कि डायरेक्टली हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट से ट्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोजेक्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं जो एप्रोप्रिएट एलोकेशन बेसिस पे होते हैं। देन कॉस्ट क्लासिफिकेशन, अब जो है कॉस्ट जो है वो कैटेगराइज किए जाते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट। तो उसके हिसाब से जो है एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग होता है। देन कॉस्ट एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट। सो इस स्टेप में क्या होता है कि जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं, ओवरहेड जो होते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और एलोकेशन एक डायरेक्ट असाइनमेंट होता है कॉस्ट को, जहाँ पे क्लियर रिलेशनशिप होता है। और अपॉर्चमेंट में क्या होता है, बेसिस यूज किए जाते हैं लाइक मशीन आर, लेबर आर, स्क्वायर फुटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। जैसे एलोकेशन में क्या होता है कि डायरेक्टली एलोकेट कर दिया, ठीक है, लेकिन अपॉर्चमेंट में कुछ ना कुछ बेस यूज किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे डायरेक्ट असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है वहाँ पे अपॉर्चमेंट किया जाता है। देन एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। तो ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पे सारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट यानी दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें कि ओवरहेड रेट डिटरमाइन किया जाता है दैट आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। देन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। सो जॉब कॉस्टिंग तब यूज की जाती है जब जो है जो गुड्स जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर के हिसाब से, और जहाँ पे कॉस्ट को इंडिविजुअल जॉब्स को असाइन किया जा सकता है। एंड जो प्रोसेस कॉस्टिंग है तो वो तब यूज की जाती है जब जो है कंटिन्यूअस या रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, और जहाँ पे जो है कॉस्ट जो है एलोकेट किए जाते हैं प्रोसेस या डिपार्टमेंट को, और फिर एवरेज ओवर यूनिट प्रोड्यूस डिटरमाइन किया जाता है। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो ये जो है इसमें क्या होता है कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, जो पहले से डिसाइडेड कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को असाइन किया जाता है, और ये बजटिंग और कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है, जहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से जो है कंपेयर करके वेरिएंसेस यानी डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं। देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट जो असाइन किया जाता है मोर एक्यूरेटली टू प्रोडक्ट एक्टिविटीज पे फोकस करके, ठीक है, कि किस हद तक प्रोडक्ट में किस एक्टिविटी का रोल है उस हिसाब से। देन मार्जिनल कॉस्टिंग। सो इस मेथड में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर किया जाता है एज प्रोडक्ट कॉस्ट, और इसको यूज करके डिसीजन मेकिंग लिया जाता है, जैसे कि प्राइसिंग और मेक और बाय डिसीजंस लिए जाते हैं। देन कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि मॉनिटर किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट अगेंस्ट बजटेड और स्टैंडर्ड, और जो है वेरिएंसेस एनालाइज किए जाते हैं, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं कॉस्ट को मैनेज और कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। देन रिपोर्टिंग। सो जो फाइनल स्टेप होता है इसमें जो है कॉस्ट शीट प्रिपेयर और प्रेजेंट की जाती है इंटरनल मैनेजमेंट के सामने या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, और रिपोर्ट्स में जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट, वेरिएंस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये सब हो सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना जो सिस्टम ऑफ असरटेनमेंट अपने हिसाब से बना सकता है, अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से, अपनी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और मैनेजमेंट नीड के हिसाब से, ठीक है। नाउ
अब बात करें तो कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स। अब कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड इसके बारे में सब करना है। तो कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के, और जिनका एम होता है कि रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज करना, मिनिमल वेस्ट करना और एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस करना। ठीक है, तो मटेरियल कंट्रोल कैसे हो सकता है, दैट वी विल से। तो कैसे कर सकते हैं, तो परचेजिंग कंट्रोल्स, यानी कि इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो मटेरियल है वो राइट प्राइस, राइट क्वांटिटी और क्वालिटी में लिया गया है। और इसमें क्या होता है कि रिलायबल सप्लायर सेलेक्ट करने होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करने होते हैं और बल्क परचेजिंग डिस्काउंट अवेल करना होता है। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो यहाँ पे क्या है कि जो टेक्निक्स है जैसे कि जस्ट इन टाइम, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, एबीसी एनालिसिस, इसकी हेल्प से ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल मैनेज करके कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, और वो जो सिचुएशन है जहाँ पर स्टॉक आउट हो सकता है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, या ओवर स्टॉक सिचुएशंस भी जो है मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो कोई भी स्टॉक है वो आउट ऑफ डेट ना हो। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे जो है मटेरियल को स्टैंडर्डाइज करके उसका कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और जो सब्स्टिट्यूशन है वो चीपर मटेरियल का, वो मतलब बिना कोई क्वालिटी को कंप्रोमाइज किए हम जो है कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। देन मटेरियल यूजेस। तो यहाँ पे इंश्योर किया जा सकता है कि जो मटेरियल है वो एफिशिएंट यूज हो थ्रू वेस्ट रिडक्शन टेक्निक्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल इन हैंडलिंग मटेरियल, जिससे कि मटेरियल कॉस्ट कम किया जा सकता है। देन वन सेकेंड, अब यहाँ पे जो दूसरा है दैट इज कंट्रोल ऑफ लेबर। लेबर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके बाद आएगा लेबर के बाद कंट्रोल ऑफ ओवरहेड। वन सेकेंड, सो किस तरह से अब कंट्रोल ऑफ लेबर। सो वह जो लेबर कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, दैट वी विल सी। तो उसके लिए जो है जैसे कि वर्क फोर्स प्लानिंग, यानी कि इफ़ेक्टिव शेड्यूलिंग होना बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है वर्क फोर्स की, जो कि ये इंश्योर कर सकती है कि लेबर जो है इफ़िशिएंटली यूटिलाइज हो, जिससे कि आइडियल टाइम रिड्यूस होगा, ओवर टाइम एक्सपेंसेस कम होंगे। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो है एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है इन्वेस्टमेंट करके जो एम्प्लॉयज़ उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सकती है, जिससे कि लेबर कॉस्ट कंट्रोल होगा, वेस्ट मिनिमाइज होगा, एरर्स कम होंगे। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स इंप्लीमेंट करके और इवैल्यूएशन करके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके उनके वर्क को एफिशिएंटली मोटिवेट किया जा सकता है, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा लेबर कॉस्ट कंट्रोल को। देन टाइम एंड मोशन स्टडीज़। सो ये जो स्टडीज़ हैं ये हेल्प करती हैं बेस्ट मेथड्स आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा टास्क कंप्लीट करने के लिए कौन सी जो है बेस्ट मेथड है, जिसके लिए स्टैंडर्ड टाइम टास्क के लिए रखे जा सकते हैं, और जो है
जिससे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। देन कंट्रोल ऑफ ओवरहेड, तो ओवरहेड कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले बजटिंग यानी कि बजट सेट करने होंगे ओवरहेड कॉस्ट के लिए, और एक्चुअल एक्सपेंसेस को बजट से मैच करना होगा, मॉनिटर करना होगा, जिससे कि वेरिएंसेस आइडेंटिफाई किए जा सकें और वो एरियाज आइडेंटिफाई की जाए जहां पे कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स की ज़रूरत है। देन कॉस्ट एलोकेशन, सो कॉस्ट एलोकेशन मतलब कि ओवरहेड कॉस्ट जो है उसको प्रॉपरली एलोकेट करके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से इंश्योर किया जा सकता है कि प्रोडक्ट जो एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग की जाए और वो एरियाज हाईलाइट किए जाते हैं जहां पे ओवरहेड्स जो है रिड्यूस किए जा सकते हैं। देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ABC, सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आइडेंटिफाई करता है, रिड्यूस करता है वो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज जहाँ पे जो है ज़्यादा ओवरहेड कॉस्ट एलोकेट किया जा रहा है और इस तरह से जो है बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। देन एनर्जी एंड यूटिलिटी मैनेजमेंट, सो एनर्जी कंजप्शन को कंट्रोल करके और जो है बेटर रेट्स यूटिलिटी के नेगोशिएट करके इससे ओवरहेड कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। देन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, तो कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मेथोडोलॉजीज जैसे कि लीन एंड सिक्स सिग्मा ये अप्लाई करके वेस्ट एलिमिनेट किया जा सकता है, ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस किया जा सकता है। देन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, सो जो है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके ऑटोमेशन जो है करके लॉन्ग टर्म सेविंग्स की जा सकती है ओवरहेड कॉस्ट में, जिससे कि ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी और मैनुअल प्रोसेसेस रिड्यूस होंगी। देन नाउ एलोकेशन ऑफ ओवरहेड क्या होता है, सो allocation of overhead, so allocation is the process of charging the full amount of overhead cost directly to a cost center or cost object where it is directly attributable, यानी कि एलोकेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे पूरा जितना भी ओवरहेड कॉस्ट है वो डायरेक्टली कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट ऑब्जेक्ट को अप्लाई किया जाता है डायरेक्टली जहाँ पे एट्रीब्यूएबल हो। तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट से लिंक किया जाता है जहाँ पर रिलेशनशिप डायरेक्ट और क्लियर होती है, और उन सिचुएशन में ये ज़्यादा कॉमन है जहाँ पे ओवरहेड का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कि डिपार्टमेंट मैनेजर की सैलरी वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देंगे। जैसे कि कोई कंपनी है जिसका स्पेसिफिक मशीन जो कि यूज़ करके सिर्फ एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो उसका जो डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो डायरेक्टली उसी प्रोडक्ट के कॉस्ट से एलोकेट किया जाएगा। ये हुआ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। देन आएगा अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड। सो अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड क्या होता है कि अपॉर्चनमेंट involves dividing overhead cost among various cost centers or cost objects based
on a fair and reasonable basis when those costs cannot be directly attributed to a single cost object. So अपॉर्शनमेंट बेसिकली वो होता है जहाँ पे जो है जो ओवरहेड कॉस्ट है वो अलग अलग कॉस्ट सेंटर में डिवाइड किया जाता है या अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है एक फेयर और रिजनेबल बेसिस में। मतलब कि जहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा जो है कॉस्ट किस डिपार्टमेंट या किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तब ये किया जाता है। और जो है ये ज़्यादातर डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, यूटिलिटीज, सैलरी ऑफ मेंटेनेंस स्टाफ। और यहाँ पे जो अपॉर्शनमेंट बेसिस होता है वो लॉजिकल होता है और जैसे कि जो अप्लाई करते हैं जैसे फ्लोर एरिया रेंट के लिए, मशीन और जब मशीन रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, और लेबर रिलेटेड ओवरहेड्स के लिए लेबर आवर्स। जैसे कि सपोज एक फैक्ट्री स्पेस है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो उसका जो रेंट या यूटिलिटीज है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अपोर्शन किया जाएगा बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट बेसिस लाइक द एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन। यानी कि हर एक प्रोडक्शन के लिए कितना एरिया यूज किया गया है उस हिसाब से जो है ये अपोर्शन होगा। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होता है, तो absorption is the process of charging the apportioned overhead to the cost objects to determine the total cost of production। सो जो है यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे अपोर्शन्ड ओवरहेड जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को चार्ज किए जाते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए, और यहाँ पे प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज किया जाता है। यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड इंक्लूड होता है और जो है रिफ्लेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो बेस हो सकता है ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स पे हो सकता है और मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, या तो कोई और रेलिवेंट एक्टिविटी बेस हो सकता है, ठीक है, ये यूज किए जा सकते हैं एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स के हिसाब से। और जो है जैसे कि प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट जो बेस्ड होता है वो मशीन आवर्स पे, तो वो जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा फॉर एवरी मशीन आवर, ठीक है, इस तरह से। अब बात करें तो इसका इम्पोर्टेंस इम्पैक्ट, तो ये एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए अच्छा होता है, इससे कॉस्ट कंट्रोल जो है अच्छी तरह से किया जा सकता है, इससे फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर हो सकती है।